अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 172 सीटें उत्तर प्रदेश ने यहाँ का मतदाता सील कर चुका है, उस पर ईवीएम की बटन दबाई जा चुकी है, यानी लगभग 45% उत्तर प्रदेश की सीटों पर मतदान हो चुका है। अब हम चौथे चरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः गन्ना बेल्ट के साथ अवध क्षेत्र का कुछ हिस्सा सम्मिलित है। चौथे चरण में जहां चुनाव है, ये पीलीभीत से होते हुए लखीमपुर खीरी एंट्री करते हुए सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर की तरफ जाता है। इस इलाके में चुनाव है। जनपद 9 हैं और सीटें वही 59। बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र की राजनीति कई मामलों में बड़ी दिलचस्प है। तस्वीर का रुख साफ हो रहा है, लेकिन चौथा चरण कमोबेश ये पिक्चर में बहुत क्लैरिटी लाएगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर नियंत्रण कौन सी पार्टी करने जा रही है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 3 चरण का मतदान अब तक हो चुका है। 3 चरण मतलब 172 सीटों पर मतदान हो चुका है, यानी लगभग 45% सीटों पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों के साथ साथ राजनीतिक दलों की किस्मत भी तय कर दी है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी बनी रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी का गठबंधन उसको छीनने में कामयाब होगा। इन 3 चरणों के चुनाव के बाद अब पिक्चर में थोड़ी स्पष्टता आने लगी है। जो तस्वीर बहुत धुंधली थी, वो तस्वीर का अक्स अब उभरने लगा है। जिनकी आंखें खुली हैं उनको वो तस्वीर में कुछ चीज़ें दिख रही हैं, जिनकी आंखें बंद हैं अभी भी उनको बहुत चीज़ें नहीं दिख रही हैं। लेकिन जनता को वो स्पष्टता अब दिखाई देने लगी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव किस करवट बैठ रहा है, यह अब बहन भाइयों स्पष्ट होने लगा है। लेकिन चौथा चरण बेहद अहम है। अहम किस मायने में है? क्योंकि ये गढ़ भारतीय जनता पार्टी का है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन पहली बार बीजेपी को समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती की तरह सामने आके खड़ी हो गई। लेकिन इस क्षेत्र में बीएसपी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। बीएसपी भी एक महत्वपूर्ण कारक इस क्षेत्र में है। उनको छोटी फोर्स मानना राजनीतिक तौर पर एक गलती होगी। तो इस क्षेत्र का मतदाता क्या तय करके बैठा हुआ है? इस क्षेत्र के मतदाताओं के मन में क्या है? और इस क्षेत्र में मत भूलिएगा, रायबरेली भी है, कांग्रेस का गढ़। हालांकि बीजेपी ने वहां से कांग्रेस के 2 एमएलए तोड़कर अपने यहां मिला लिए, लेकिन यहां पर प्रियंका गांधी की मेहनत और कांग्रेस पार्टी का संगठन और कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आपका अगला सवाल होगा, तो फिर इस क्षेत्र में होगा क्या? क्या बाइपोलर यानी 2 ध्रुवी बीजेपी का गठबंधन और सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी का गठबंधन, या फिर मल्टी कार्नर फाइट होगी? मुझे ऐसा लगता है और प्रारंभिक तौर पर मैं भी ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में बाइपोलर इलेक्शन के आसार कम है, मल्टी कार्नर फाइट होने के आसार ज्यादा हैं। इस क्षेत्र का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि चौथे चरण में अगर बीजेपी को एज मिली तो बीजेपी इसका फायदा उठाएगी आगे के चरणों में। लेकिन अगर बीजेपी को यहां से लीड उतनी नहीं मिली जितनी की अपेक्षित है, तो फिर समाजवादी पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन तीसरे चरण से लेकर चौथे चरण के बीच का ये जो चुनाव है, बड़ा क्रूशियल फेज है। मैंने पहले भी कहा कि बीएसपी को कमजोर नहीं माना जाना चाहिए। हो सकता है कि उनकी वोट शेयर सीटों में कन्वर्ट ना हो ज्यादा, लेकिन एक समूह, एक वर्ग और एक खास मतदाता मायावती को वोट दे रहा है। एक खास किस्म का मतदाता प्रियंका गांधी और कांग्रेस को वोट कर रहा है। ये किसका वोट काट रही हैं? क्या ये बीजेपी का वोट काट रहे हैं या फिर ये सोशलिस्ट अलायंस का वोट काट रहे हैं? इससे फायदा किसको हो रहा है और चौथे चरण में इसका लाभ किसको होगा? चौथे चरण के मुद्दे क्या हैं और कौन कौन से दिग्गज चुनाव मैदान में हैं? क्योंकि चौथे चरण की तस्वीर उत्तर प्रदेश के रुख में बहुत हद तक स्पष्टता लाने वाली है। बहनों भाइयों, अगर ये गन्ने का बेल्ट है तो ये बेरोजगारों का भी क्षेत्र है। अगर ये औद्योगिक क्षेत्र है
तो ये सूखाग्रस्त इलाका भी इसी में आता है। अगर बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा सम्मिलित है तो फतेहपुर जैसी बदहाली और बेकारी भी है। राजनीतिक तौर पर बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है ये, क्योंकि इसमें लखनऊ भी है और रायबरेली भी है। यानी पीलीभीत से शुरू हुआ कॉर्नर लखनऊ होते हुए बुंदेलखंड के हिस्से तक पहुंच रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और ये चरण तय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर नियंत्रण में दरअसल मजबूत पकड़ किसकी होने वाली है। इसके पहले तो धुंधली तस्वीर थी, अब मजबूत पकड़ किसकी होगी ये चरण बिल्कुल स्पष्ट कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर आगाज कौन करने वाला है। सामान्य तौर पर लोग कैसे चुनाव का अभियान को पकड़ते हैं? जन समर्थन से। किसकी रैलियों में ज़्यादा भीड़ आ रही है, किसके रोड शो में ज़्यादा लोग आ रहे हैं, किस में ज़्यादा वाइब्रेंसी है और कौन जनता के मुद्दों को ज़्यादा समर्थन जुटाने की चेष्टा करता प्रतीत होता है। ये सब कुछ मुद्दे हैं जो चुनाव में बेहद अहम होते हैं, सामान्य नज़रों से नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप उसको न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करेंगे, एक प्रेक्षक की तौर पर देखने की कोशिश करेंगे, बहनों भाइयों आपको स्पष्टता दिखाई देगी कि चुनाव किधर जा रहा है। मैं चाहता हूं कुछ बयान आप सुने, फिर इस दिलचस्प डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है। सुनामी सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, प्रदेश के स्वावलंबन के लिए, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अभी चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। जितने साइकिल चलाते हैं सारे साइकिल चलाने वाले जब बटन दबाने जाओ तो बता देना बीजेपी वाले आतंकवादी हैं कि साइकिल चलाने वाले आतंकवादी। तो आज की डिबेट बहुत ही खास है और गौर से सुनिएगा कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर में स्पष्टता किसकी तरफ अधिक है। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी से हैं, गठबंधन समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल के प्रवक्ता दीपक मिश्रा, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, डॉक्टर एमएच खान बीएसपी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, शैलेंद्र अग्रहरी जी बहुत जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। और थोड़ी देर बाद बाराबंकी से वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। चौथा चरण में प्रचलित मान्यता है जो राजनीतिक तौर पर, उसमें सब लोग का ये दावा है कि बीजेपी बहुत मजबूत है, लेकिन इस क्षेत्र में चुनौतियाँ भी आपके सामने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इस क्षेत्र में बीएसपी को, कांग्रेस को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आपके पास रणनीति क्या है इनसे निपटने की? ब्रिजेश जी, सिर्फ चौथे चरण में ही नहीं, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति के साथ बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो ये चौथा चरण है जिसके लिए 23 तारीख को वोटिंग होगी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हम पिछली बार से भी। आनंद जी, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है, आपको 1 मिनट रोकना पड़ेगा। मैं ऑडियो ठीक करा के वापस आपके पास आता हूं, कुछ टेक्निकल कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं दीपक मिश्रा की तरफ बढ़ता हूं, ऑडियो ठीक होते ही आपके पास आने की कोशिश करता हूं। मुझे सुन पा रहे हैं आप? आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। करेक्ट। मेरा सवाल उम्मीद है कि मिल गया होगा आपसे जी। मैं आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। यस, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, सिर्फ चौथे चरण की नहीं, पहला, दूसरा और तीसरा चरण भी जो जहां चुनाव हुए हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत स्थिति के साथ जो है बहुमत की तरफ बढ़ने का काम किया है। और चौथा चरण
कि जैसे ही वोट पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी करीब करीब बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी। और मैं आपको एक मतलब चीज चौथे चरण में ही बहुमत पालोगे? करीब करीब हम पहुंचने की कोशिश करेंगे बहुमत के, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनका कहीं कोई अता पता नहीं है तीनों चरण में। 4 चरण मिला के सिर्फ 231 सीटें होती हैं। हाँ, तो 231 में 202 पार हो जाओगे? नहीं, मैंने कहा करीब करीब हम बहुमत के करीब पहुंचने के पास पहुंच जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम बहुमत क्रॉस कर जाएंगे। आपके सामने चुनौतियां क्या हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 4.5 साल और अब तो खैर 5 साल होने जा रहे हैं, तो हमने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की है, जिस तरह से हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में 5 साल काम किया, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया, बुंदेलखंड में घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में निवेश लाने का काम किया और उत्तर प्रदेश की जो आपराधिक छवि पिछली सरकारों ने बना दी थी उसको तोड़ने का काम किया। इन सभी मुद्दों के साथ हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और चौथे चरण में भी आप देखिएगा कि हमारी सीटें जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे, हम पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन जो है वो चौथे चरण के चुनाव में करेंगे। ऑलराइट, मैं दीपक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, गठबंधन के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, बहुत शुक्रिया। आनंद दुबे का दावा सुना आपने? इन्होंने कहा कि 231 सीटों पर ही वो बहुमत के करीब पहुंच गए हैं। यस्य भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी श्लोक है कृष्ण जी का। खैर, इन्होंने उत्तर देते समय, आपके प्रश्न का उत्तर देते समय, जो राष्ट्रमन का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, समय का प्रश्न है, उत्तर देते समय जब इन्होंने कहा कि हम बहुमत के करीब हैं, तो खुद ही इनकी जुबान लड़खड़ा गई। यानी कि जो इनकी जुबान कह रही है उससे इनका मन ही नहीं सहमत है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रिमार्केबल बात है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के परिणामों का बात है, मान्यवर, प्रथम 3 चरण में जो तस्वीर चुनाव की बनी है, चौथा चरण उसे ही गहरा देगा। तस्वीर वही रहेगी, रंग थोड़ा और चटक हो जाएगा, मतलब स्पष्टता ज्यादा आएगी, स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, वो तो कह रहे हैं 3 चरण में बहुमत ला रहे हैं, आप 3 चरण में कितना आ रहे हो? नहीं, हम ये सही है कि 3 चरण में हम बहुमत का दावा नहीं करते। यह भी सही है कि इन 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी से हम इतना आगे आ जाएंगे कि फिर वो हमें पकड़ने में इनको 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज जो ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ का आवरण ओढ़े हुए हैं, उससे 4 गुना ज्यादा इनको करना। आप इनके बयान देखिए, इनके नेताओं के, मान्यवर, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कसम खा ली है कि लोकतंत्र की गरिमा को खंडित करके ही मानेंगे। कि साइकिल और बम आतंकवाद। अब आप बताइए साहब, साइकिल से बम का क्या तात्पर्य, मान्यवर? इस तरह का बयान हमारे प्रधानमंत्री, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। वह वहां बैठे, उस कुर्सी पर बैठे हैं जिसमें लाल बहादुर शास्त्री बैठे हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसमें नेहरू जैसी विभूतियां थी। और इस तरीके के हास्यास्पद बयान, हास्यास्पद नहीं, रुदनात्मक बयान है। उम्मीद नहीं की जाती कि प्रधानमंत्री जैसे एक आरोप और लगाया कि आतंकवाद और सतही बोलना चाहिए। आतंकवाद और आतंकवादियों को प्रश्रय देने के आरोप समाजवादी पार्टी पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लगाए गए। इट्स अ सीरियस एलिगेशन। गलत बयान है। समाजवादी पार्टी और समाजवादी सोच के लोग, चाहे वो लोहिया जयप्रकाश के रूप में हो, चाहे भगत आजाद के रूप में हो, चाहे जनेश्वर जी और मुलायम सिंह जी के रूप में हो, कभी भी आतंकवादियों के साथ खड़े नहीं हुए हैं। तो ऐसा बयान क्यों आया, फिर आपको क्यों लगता है? मैंने पहले ही कहा मान्यवर, यह बात तो कृष्ण ने ही कह दी है। या ये कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु सीरत देखी थी तैसी। इनके आदर्श कौन है आप देखिए। इन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम नहीं याद आता, इन्हें औरंगजेब याद आता है। इनका दृष्टि भ्रम की ये शिकार है मान्यवर। यह आज की तारीख में अगर तो फिर मूल मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? मूल मुद्दों की क्या बात करेंगे आप? उत्तर आप भी करिए मूल मुद्दों की बात। हम तो कर ही रहे हैं। हमने, हमारे नेता ने, करहल में अखिलेश जी ने, जसवंत नगर में शिवपाल सिंह जी ने और सभी नेताओं ने बुनियादी सवाल खड़े किए हैं। बेरोजगारी का सवाल खड़ा किया है। इनसे पूछा है कि अगर आपकी आर्थिक नीतियां ठीक हैं, विकेंद्रीकरण को संबल देती हैं, तो बताइए मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 1918 रुपए का कर्ज क्यों बढ़ा? 26,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश पे प्रति व्यक्ति कर्ज चढ़ चुका है। और उत्तर प्रदेश के हालात, हमने तो नीति आयोग को उद्धृत करते हुए, नीति आयोग तो हमारा आंकड़ा है नहीं, वह तो केंद्र सरकार का आंकड़ा है, उसने बताया कि उत्तर प्रदेश समग्र विकास में 25वें स्थान में है और प्रति व्यक्ति आय में उत्तर प्रदेश 32वें स्थान पर है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं एमएच खान जी को आमंत्रित करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। खान साहब, बहुत स्वागत आपका। मैंने डिबेट के प्रारंभिक क्षणों में कहा कि बीएसपी को अंडर एस्टिमेट इस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। आप अपनी पार्टी में क्या पाते हैं कि आपके सामने चौथे चरण में क्या क्या चुनौतियां हैं?
नहीं, चुनौतियां हमारे सामने नहीं है। चुनौतियां तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के सामने है। मैदान में ही नहीं है तो चुनौती है। दंगे हुए, 2012 में दंगे हुए। आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि आतंकवादियों का जो साइकिल पर बम ब्लास्ट हुआ है, मिश्रा जी ये बताइए कि वहां पर बम ब्लास्ट कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ। उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था? आवाज गूंज रही भाई। हाँ, ठीक करा देंगे, आप बोलते रहिए। मुख्यमंत्री गुजरात का कौन था जी? उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री कौन था जी? इतने लोग मारे गए, जिम्मेदार कौन है? आज गुजरात के मसले को गुजरात में चुनाव थोड़ी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अरे किसान लाठी लेके खड़ा है अपने खेत पर कि ये सांड छुट्टा जानवर हमारा खेत चरे जा रहे हैं। तुमको बटन दबा के बताएंगे कि बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल कैसा बढ़िया था। न दंगा था, न दंगाई थे। और उत्तर प्रदेश के शासन में, बहन कुमारी मायावती के शासन में राम मंदिर का फैसला आया था, आदमी से आदमी नहीं टकराया था। अब बहन जी ने ऐलान कर रखा है कि हर घर के एक आदमी को नौकरी हम देंगे। झूठा वादा नहीं करते हैं। ये जो पत्र लोग जारी करते हैं, ये झूठा पत्र होता है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 16% आरक्षण देंगे। पर प्राइम मिनिस्टर ने उन्नाव की अपनी स्पीच में ये बात कही है खान साहब की आवारा पशुओं के मसले पर उनकी अगर सरकार बनती है तो आगे 5 साल वो इसका कुछ ठोस इंतजाम करेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक इसका मतलब साबित हो गया है, मसला है, बहुत बड़ा मसला है जी। किसानों को जो है जिसके पास 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, सांड चर गए तो इनको जनता चरेगी, ठीक से चरेगी, इनको भेजेगी। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। बाबा जी को मठ में भेजेगी। खान साहब धन्यवाद। बाबा जी को मठ में भेज देगी। आपके कट्टर दुश्मन सुरेंद्र राजपूत को मैं आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। उम्मीद है कि आपकी दुश्मनी अभी ठीक से चल रही होगी इनसे। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस चरण में जहां चुनाव है, रायबरेली भी है, आपकी पार्टी का कैपिटल है वो। यहाँ पर कांग्रेस को अपनी साख और अपने विधायक बचाने की बड़ी चुनौती पिछली बार भी रही है, इस बार भी आपके सामने वही चुनौती है। देखिए, जब भी आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं, जीवन में रहते हैं ब्रजेश भाई, तो आपके पास चुनौतियां अपरंपार होती हैं। और खाली रायबरेली की ही क्यों, अमेठी की ही क्यों, बाकी जगहों की भी। हम तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। और 403 सीटों पर कितने दिनों बाद चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आपको पता है। इससे पहले हम लोग समझौतों में चुनाव लड़े। तो हमारी चुनौती श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जाने की थी, पांव-पांव जाने की थी, नगर-नगर जाने की थी, डगर-डगर जाने की थी। हम गए वहां पर और हम उस परिकल्पना के साथ गए हैं कि हम जनता को में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, अपने जो छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर के, कि जहां पर हमने लिखा कि भाई हम 2,500 रुपये क्विंटल धान लेंगे और 2,500 रुपये क्विंटल हम गेहूं लेंगे, 400 रुपये क्विंटल हम गन्ना लेंगे, महिलाओं को स्कूटी देंगे, इन सारी चीज़ों के साथ हम गए हैं। लेकिन अगर आप इस चुनाव की देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले चरण में आए तो इन्होंने 80-20 जिन्ना गन्ना की बात करी, दूसरे चरण में आए तो इन्होंने गजवाए हिंद की बात करी, तीसरे चरण में जब इनको दोनों चरण इसके पूरी तरीके से खत्म हो गए और ध्वस्त हो गए तो तीसरे चरण में आए। तीसरे चरण के बाद इन्होंने किस चीज की बात करी? अब इस समय आतंकवाद के शिखंडी के पीछे छुप रहे हैं और कहीं ना कहीं साइकिल बम के पीछे छुप रहे हैं। आपके सामने है। ये अगर भाषा प्रधानमंत्री की है, ये भाषा अगर मुख्यमंत्री की है और ये भाषा अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता असलियत के मुद्दों को शिखंडी की तरीके से इन मुद्दों के पीछे क्यों छुपाते हैं? आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आतंकवाद पर हम भारत सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, सुरक्षा बलों के साथ है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो भी आतंकवादी है उनको ऊपर भेजने का भी काम किया जाएगा अदालतों के जरिए, उनको फांसी भी दी जाएगी। तो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया गया? मैं बताता हूं। उनका तो आरोप है कि भाई साइकिल खासतौर पर आतंकवादी चुनते हैं बम प्लांट करने के लिए। हाँ, तो यही बात। इशारा तो समाजवादी पार्टी की तरफ था। असल बात वो मोटर लगाना भूल गए सबसे पहले ना, साइकिल के पहले वो मोटर लगाना भूल गए।
और वो ये भी भूल गए इस तरीके का एक निर्लज्ज स्टेटमेंट देने से पहले, मतलब मैं नीच कहूंगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, मणिशंकर या अय्यर याद आ जाएंगे। संसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं, नीच भी असंसदीय नहीं है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, निर्लज्ज कहता हूं मैं आपको। मैं बहुत स्पष्ट बताऊं कि पूरे देश का, पूरे गरीब का, पूरे इस समय पूरी दुनिया के लोगों का उन्होंने अपमान किया, और उन सारे साइकिल चलाने वालों का उन्होंने अपमान किया है, सारे गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, जिसके दम पर आज ये देश आगे बढ़ा है। इसी साइकिल के पीछे आप देखिए, आपको याद होगा परमाणु विखंडन जब हम लोगों ने किया था तो उसके पुर्जे भी साइकिल के ही पीछे रख करके गए थे। तो अब ये प्रधानमंत्री जी की मानसिक ये तो हुई प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की बात, रायबरेली कैसे बचाइएगा? सर हम तो बता रहे हैं ना आपसे, कल अगर आपने मेरी एक आपत्ति आपसे भी है, ऑफिशियल आपत्ति है, मैं दर्ज करा दूं क्योंकि नहीं कराऊंगा तो जी। आपने आज अरविंद केजरीवाल तक का स्टेटमेंट दिखाया। ओके। आपने श्रीमती प्रियंका गांधी जी पूरे दिन लखनऊ रही, हरदोई रही, और प्रियंका गांधी जी दोबारा फिर शाम को लखनऊ आई हैं, और आपने सारे नेताओं का दिखाया, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं का दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन आपको कांग्रेस नहीं दिखाई दी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट नहीं दिखाई दिया। अगर मैं कहूं कि हम भारत समाचार पर प्रियंका गांधी की कवरेज हुई है, सचिन पायलट की भी हुई है, तो क्या आप माफी मांगेंगे और अपनी बात वापस लेंगे? बिल्कुल नहीं लूंगा। बीरेन सिंह जी का मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। अगर मैं प्रियंका गांधी की लाइव कवरेज का फुटेज आपको भेज दूं, मैं उसके तो क्या आप माफी मांगेंगे? बिल्कुल नहीं मांगूंगा सर, सुन तो लीजिए, मैं आपका धन्यवाद दूंगा उसके लिए, लेकिन 8 बजे की डिबेट ब्रजेश मिश्रा जी, तो ये कोई कंडीशन नहीं कि इस टाइम ही चलाओ ना। चली तो आपकी खबर। पहले मेरी बात सुनिए। देखिए अब आप एक चीज, आप या तो ये कह दीजिए कि आपने प्रधानमंत्री मोदी की डिबेट नहीं, लाइव नहीं दिखाया, योगी जी का लाइव नहीं दिखाया आपने। नहीं, ये कोई कंडीशन है कि पर्टिकुलर टाइम हमारे नेता की खबर चले? सुन ना 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 ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने 5 नेताओं का दिखाया और 6ठे नेता का नहीं दिखाया, वो भी उस नहीं, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कवरेज आपके नेता की पूरी हुई। मेरी शिकायत, कांग्रेस की शिकायत भारत समाचार के श्री ब्रजेश मिश्रा जी से पूरे सम्मान के साथ इतनी है कि 5 बड़े नेताओं को आपने स्टेटमेंट्स दिखाए इस शो में। अभी जो चलाया इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इस समय जो चला, अभी जो चलाया है, पहले जितना चलाया उससे कोई मतलब नहीं। उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो आपने 5 चलाए, अगर आपने प्रियंका गांधी जी का नहीं चलाया, क्योंकि ये डिबेट पूरे देश में, सुरेंद्र राजपूत को इतना टाइम दे रहे हैं तो पूरे देश में देखी जाती है, आपने प्रियंका जी का नहीं दिखाया, तो मेरी आपत्ति है। ऑलराइट, एसबीएसपी से अरुण राजभर मेरे साथ इस कार्यक्रम। देखिए मतलब कितनी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। सुरेंद्र जी की बात से मुझे एहसास हुआ कि आगे से इसका ध्यान ब्रजेश जी, आपसे उम्मीद है ना, थैंक यू, शुक्रिया की निरपेक्षता की उम्मीद बात है, का पूरा सम्मान। और मैं डेमोक्रेटिक डिबेट में बिलीव करता हूं, सबको अपनी बात रखनी चाहिए, आपने भी अपनी बात रखी। अरुण राजभर जी हैं एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता। अरुण जी, अब चुनाव आप लोगों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चौथे चरण में आप लोगों के समक्ष और आपके गठबंधन के सामने क्या चुनौतियां हैं? देखिए, जनता इस बार उत्तर प्रदेश की चुनाव लड़ रही है, और जनता ने जिस तरीके से जनादेश देना शुरू किया है पहले चरण से, भारतीय जनता पार्टी की भाषा वैसे वैसे बदलती चली गई। ये कहते हैं मैं विकास करता हूं, मैं विकास की बात करता हूं, लेकिन पूरे चौथे चरण तक इनका विकास गायब दिखा है। सिर्फ नफरत दिखा है, धर्म का चश्मा दिखा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और आतंकवाद भी दिखा है। 5वें चरण तक आतंकवाद आ गया है। आप देखिएगा 6ठे और 7वें तक आतंकवादी घुस करके हमला भी करने की बात करने लगेंगे, क्योंकि ये शुरू से लाल टोपी से डर रहे थे, अब साइकिल से डर रहे हैं। उनको पता है कि साइकिल अब आ रही है, क्योंकि पीछे से छड़ी का कानून का जो डंडा है वो सबके साथ खड़ा हो गया है, और जनता कानून के डंडा के छड़ी पर साथ दे रही है और साइकिल बहुत तेज चला रही है। तो देश के प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, और उस भूल करके वो पूरे गरीब समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि 1/3 इस देश की जनता साइकिल चलाती है। क्योंकि आने वाले समयों में देश पर चढ़ाई साइकिल वाले ही करेंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले विकास की राजनीति को किनारे लगा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता 5वें, 6वें और 7वें चरण में जाति की राजनीति करते हो, ऐसे स्तर विशेष तौर पर आपकी पार्टी तो जाति विशेष की राजनीति पर ज्यादा विश्वास करती है। देखिए, हम जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, सभी जाति की बात कर रहे हैं। हम स्नातकोत्तर तक अनिवार्य फ्री शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो सभी जाति के लिए कर रहे हैं। जातिवार जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, तो सभी जाति के लिए कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन बहाल करना चाहते हैं तो सभी जाति के लिए कराना चाहते, एक जाति के लिए नहीं कराना चाहते। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे मैंने नौकरी दिया। आपको याद होना चाहिए कि ऐसे लोगों को नौकरी दिया कि जो नेपाल भाग रहा था, वो पकड़ करके जबरी दिए थे उसको। हकीकत जनता के सामने है। हम 11 लाख जो पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी, उसको भरने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल में भर नहीं पाई। हम तो 23 लाख नौजवानों को आईटी सेक्टर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे पसंद आएगी? नफरत तो उसको सामने दिखेगा ही। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर ये गंभीर आरोप है मिलेगा, 18,000 रुपया सालाना मिलेगा, तो विकास के रास्ते पे जाएंगे। अरुण जी, आपकी पार्टी, इसलिए भारतीय जनता सवाल सुनिए, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप है कि वो अपने बयानों के जरिए माहौल को भड़काते हैं, उकसाते हैं और जातिगत विद्वेष की भावना से भरे हुए बयान जारी करते हैं। कहाँ जातिगत भावना भड़काते हैं? हम अगर समाज में सबकी भागीदारी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम नफरत की बात करते हैं। हम तो बता देना कि 5 साल में कितने पिछड़े दलित अपमानित किया है, पिछड़ों का, दलितों को अपमानित किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आप बताइए, गाली कौन दिया है? मां बहन की गाली कौन दिया? क्या किसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने गाली दिया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया। आपने देखा होगा पूर्व में सबसे ज्यादा छापा पड़ी है तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के यहां पड़ी है। सबसे ज्यादा जुल्म जाति हुआ तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ हुआ। क्या ये इनके हक और इनके सम्मान और इनकी सुरक्षा की बात करना भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशानी बढ़ जाती है? क्योंकि हम सच की बात करते हैं। आज महंगाई बहुत देश प्रदेश में बहुत चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी को गैस सिलेंडर लगा देखते ही डर लग जाता है। क्योंकि जब हम डिबेट को मुझे आगे बढ़ाना और शैलेंद्र अग्रहरी जी के पास में चलता हूं। अग्रहरी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भारत समाचार पर समय दिया। हम लोग 3 चरण उत्तर प्रदेश में कंप्लीट कर चुके हैं और परसों चौथे चरण की वोटिंग होने जा रही है। तस्वीर कुछ साफ होती दिख रही है आपको? देखिए ब्रजेश जी, यह चुनाव हर चुनाव से अलग है। मैं एक बार और डिबेट पर आपके चैनल पर था और मैंने उस समय ही बोला था महीनों पहले कि यह चुनाव काफ़ी बदला हुआ सा चुनाव है और हमें 1-2 चरणों में इसकी स्थिति का आकलन कर पाना वो मुश्किल बात कहनी होगी। पहला चरण 58 सीटों का रहा, दूसरा चरण भी 55 सीटों का रहा और तीसरा चरण 59 सीटों का रहा। तो ये तीनों चरण में मतदाता अलग तरीके के थे, जातीय समीकरण अलग तरीके थे, क्षेत्र अलग तरीके का था और पार्टियों की गतिविधियां और पार्टियों की सक्रियता भी अलग तरीके की थी। जरूर यह मैं कह सकने में आसानी से खुद को महसूस कर रहा हूं कि यह जो चुनाव है यह बाइपोलर है, बनता जा रहा है। 2 पार्टियां आमने सामने या 2 गठबंधन आमने सामने हैं। कुछ जगहों पर हमें बहुजन समाज पार्टी भी फाइट करती दिख रही है, कुछ जगहों पर कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छा किया है। जैसे अभी ये तीसरे चरण में हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का अपना एक प्रभाव क्षेत्र रहा है और कानपुर में उन्होंने इस बार भी कुछ सीटों पर ठीक ठाक प्रदर्शन, मैं सहमत हूं आपसे, कानपुर में कांग्रेस लड़ी है। जी, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं, जो हम लोग पास भी रिपोर्ट आ रही है वो इसी तरीके की है कि कानपुर की कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस अच्छा करती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जैसा पहले चरण में और दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण सीटों पर बहुत अच्छा किया है। चाहे पर आपने फिर बाइपोलर क्यों कहा? अगर ये मल्टी कॉर्नर फाइट में तब्दील हो रही तो? नहीं, अभी मल्टी कॉर्नर फाइट तो कुछ सीटों पर है, मुझे नहीं लगता कि सारे सीटों पर मल्टी कॉर्नर फाइट। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मेजॉरिटी पर बाइपोलर है? बिल्कुल मेजॉरिटी पर बाइपोलर है और बहुत नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी कह सकना बहुत मुश्किल है। चाहे वो पहले चरण की आधा दर्जन सीटें हों या दूसरे चरण की लगभग आधा दर्जन सीटें हों या इस चरण की आधा दर्जन सीटें हों, लगभग आधा दर्जन सीटें तीनों चरणों की मिला लेंगे तो 18-20 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत ही इस क्षेत्र में जहां चुनाव होने जा रहा है चौथे चरण का, इसमें दबाव में कौन रहेगा? जरूर जाहिर सी बात है, दबाव की जहां तक बात है, दबाव पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर ही रहता है किन्हीं भी चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि पहले चरण और दूसरे चरण का जो एक अभियान था, जो किसानों की नाराजगी थी, जाटों का और अन्य जातीय व्यवस्था का उनसे नाराज होना रहा, तो इनको देखते हुए ये कहा जा सकता है जो पहले दूसरे चरण में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। तीसरे चरण में आते आते वो बराबरी का मुकाबला होता दिख रहा है, क्योंकि कानपुर और लखनऊ जैसे इलाके भी इसमें शामिल होंगे, इलाहाबाद शामिल होगा अभी आगे चलकर। तो आगे के चरणों में इस तरीके के क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, अयोध्या क्षेत्र है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र। जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी विचारों को ससम्मान स्थान दूंगा। संजय जी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने
पत्रकार हैं। संजय जी बहुत शुक्रिया। तमाम लोग घात लगाकर बैठे हुए हैं कि आप क्या बोलेंगे 3 चरणों के मतदान पे और चौथे चरण को लेकर, तो आपका आकलन और आपका विश्लेषण, गो अहेड। देखिए, जो ये चौथे चरण का चुनाव होना है, इसमें बाइपोलर इलेक्शन, बाइपोलर नहीं है ये। इसके पहले मैं बहुत ठोक के कहता रहा हूँ कि ये बाइपोलर इलेक्शन था, लेकिन चौथे चरण के लिए आप ये बात नहीं कह सकते। इसमें बहन जी और प्रियंका गांधी, कांग्रेस, दोनों बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, और सपा और बसपा जो बाइपोलर इलेक्शंस के 2 प्लेयर थे, इन दोनों गठबंधनों के सामने मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। आपने रायबरेली की बात की, इस इलाके में 16 जो हैं वो सुरक्षित विधानसभा सीट है, और करीब करीब औसतन 30% दलित आबादी है। तो आप मायावती के प्रेजेंस को, मायावती की चुनौती को बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह से प्रियंका गांधी ने रिवाइव किया है, जिस तरह से प्रियंका गांधी घूम रही हैं, जिस तरह प्रियंका गांधी जा रही हैं, तो आप उनको भी एकदम खारिज नहीं कर सकते। वोट कितना पाएंगी, सीटें उनको कितनी मिलेंगी, कहना बहुत मुश्किल है। बहुत ही क्लोज कॉर्नर, बहुत ही क्लोज इलेक्शन है ये इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि मतदाता की मुट्ठी बंद है। एक आभासीय दुनिया है, जिस आभासीय दुनिया में किसान है, मुसलमान है, जाट है, बेरोजगारी है, लेकिन जनता की जो अपनी दुनिया है उसमें कई मुद्दे और भी हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। और जो पर मुझे एक स्पष्टता दीजिए, और दर्शक भी स्पष्टता चाहता है कि अगर बीएसपी और कांग्रेस बेहतर लड़ रही हैं इस चरण में, विशेष तौर पे नुकसान किसको होगा? देखिए, बीएसपी अगर मजबूती से, पिछली बार क्या हुआ था 2017 में, जो ये दलित वोट थे, जो दलित वोट बटे थे, उसमें जो नॉन जाटव वोट है उसका 43% अखिलेश जी को मिला था, और बीजेपी को 31% मिला था। तो अगर मायावती मजबूती से लड़ती हैं, और तो पहला नुकसान जो मुझे होता दिखता है वो समाजवादी पार्टी का होता दिखता है, क्योंकि दलित वोट जो है अगर वो बटे तो अखिलेश यादव को नुकसान होगा, क्योंकि उनको पिछली बार दलित वोट काफी मात्रा में मिले थे। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का तो देखिए परंपरागत वोट बैंक रहा है दलितों में। आखिर ये जितनी पार्टियां हम देख रहे हैं, ये सपा, बसपा, ये सब तो कांग्रेस की जमीन से उठी हुई, ये कांग्रेस के नींव पे आगे बढ़ी हैं, कांग्रेस के वोट बैंक पे आगे बढ़ी हैं। अब कांग्रेस अपना सौ भूल चुकी, कांग्रेस जो है पिछलग्गू बन गई, तो इनका वोट बैंक चला गया दूसरी पार्टियों में। तो आप एक चीज समझिए, मायावती जी बहुत मजबूत हैं इस चरण में, और पिछली बार खान साहब कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि मायावती को आप बिल्कुल इस फेज में बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इस फेज में उन्हें आप कॉर्नर नहीं कर सकते। लेकिन मायावती का बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। ऑलराइट सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा। बाराबंकी से हमारे साथ वीरेंद्र जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो इस समय फील्ड कवरेज में निकले हुए हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। आप मतदाताओं के बीच हैं, जनता के बीच हैं, क्या कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं और क्या चल रहा है उस क्षेत्र में? ब्रजेश जी, अब ये जो चुनाव है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और यमुना और गंगा के उस शुरुआती उद्गम स्थल से निकलकर अब गोमती के तट पर आ गया है। हम आप गोमती के किनारे जहां पर हैं, यहां पर चौथे चरण का मतदान होने वाला है। प्रचार समाप्त हो गया आज, और ये चरण इस बात की परीक्षा लेगा कि उत्तर प्रदेश में जो जातियों का समीकरण है और जो जातियों के नेता हैं, अब इनकी क्या स्थिति बनती है, ये कितना वोट दिला पाते हैं अपने अपने दल को। खास तौर से ओबीसी और एससी लीडरशिप की ओर आप देखेंगे। अब इस चरण के बाद से पूर्वांचल तक 7 फेज तक अब जातीय समीकरण बड़े हावी रहेंगे। तो चाहे केशव मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ओम प्रकाश राजभर हैं, राजा भैया हैं, और निषाद पार्टी के संजय निषाद हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, इन सब की अब प्रतिष्ठा इन आगे के चरणों में दांव पर लगी है। और ये इलाकाई छत्रप है, उसमें अनुप्रिया पटेल है, कृष्णा पटेल भी है, तमाम सारे और छोटे छोटे दल हैं और नेता हैं। ये उत्तर प्रदेश
में एक महागठबंधन जो समाजवादी पार्टी का बना और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी, उनके पास बड़ा संगठन है, बड़ी फौज है। और एक चीज आपने देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी से अगर स्टार कैंपेनर हैं तो अखिलेश यादव हैं। वो अकेले हर जगह जा रहे हैं, हर विधानसभा में रोड शो भी करते हैं, रैली भी करते हैं। बीजेपी का एक नेता हटता है तब तक दूसरा पहुंच जाता है। बीजेपी का माहौल टूटने नहीं पा रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये सीधे कंटेस्ट की ओर दर्शाती है। लेकिन इसी बीच मायावती का हाथी लगातार आश्चर्यजनक रूप से सामने आया है, खास तौर से उन जगहों पर जहां पर बीजेपी या समाजवादी पार्टी के टिकट न पाने पर कद्दावर नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी से टिकट हासिल किया है। मैं दरियाबाद में जहां खड़ा हूं, इसके बगल की सीट पर रुदौली में अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां, जो समाजवादी पार्टी से पहले विधायक रहे 2 बार, वो बसपा से लड़ रहे हैं। वहां पर यादव समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से भी यादव है। तो इस तरह से वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। बसपा की संभावनाएं बहुत अच्छी हो गई जी। बात आप सुरेंद्र राजपूत की मैं सुन रहा था कि भाई कांग्रेस को महत्व दिया जाए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण काम यही कर रही है कि 403 सीटों पर लड़ गई पहली बार 20-25 साल में, जब से हम लोग हैं देख रहे हैं। तो कांग्रेस की उपलब्धि ये बहुत बड़ी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो 22 नहीं 24 की तैयारी के लिए लड़ रही है। ये कांग्रेस बेहतर जानती होगी कि 7 सीट वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या सरकार बना पाएगी। तो ये जो उनकी डिमांड है, उनकी डिमांड सुनना हमारा काम है, पूरा करेगी जनता। सवाल जनता से होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांटे की चल रही है और बीजेपी के पास इतनी नेताओं की फौज है, इतने संसाधन है, वो कोई समीकरण गड़बड़ाता है उसको साधने की कोशिश कर लेती है जी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और एक बात बहुत और महत्वपूर्ण आई कि कुछ चरणों में, कुछ जिलों में सत्ता पक्ष के और विपक्ष के भी टिकट वितरण में गड़बड़ियां हुई, सही लोगों को टिकट नहीं मिल पाया। तो जो पार्टी हारेगी, चाहे समाजवादी पार्टी या भाजपा, ये अपने टिकट वितरण के कारण भी 40-50 सीटें गंवा सकती हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण रही है जी। और इसको लोगों ने इग्नोर किया, क्योंकि जिस सोशल मीडिया ने गांधी बनाई थी इस देश में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई प्रचंड बहुमत की, वो सोशल मीडिया आज बहुत आगे आ चुका है। वो अखिलेश के पास भी बहुत है, वो केजरीवाल के पास भी है और वो बीजेपी के पास भी है। उसको पिछाड़ पाना, अब किसी को टक्कर दे पाना, मैं देख रहा था कोई बाराबंकी में आज आसान आप नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल से टकरा गए, क्या बात हुई उनसे आपकी? और वो बाराबंकी में क्या कर रहे थे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा साहस किया कि 403 सीटों पे प्रत्याशी खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी शहरों की पार्टी मानी जाती है, 2-2, 55, 10-10 हजार वोट भी अगर पाएगी तो किसका वोट काटेगी। और बाराबंकी में अरविंद केजरीवाल सड़क से, मार्ग से आ रहे हैं, न हवाई जहाज न हेलीकॉप्टर। तो वो अपनी योजनाओं को लेकर पहली बार आए हैं उत्तर प्रदेश में। बिजली देने का नारा 300 यूनिट का उन्हीं का है और वो दिल्ली में दे रहे हैं। लोग उन पर आज नहीं तो कल विश्वास करेंगे। केजरीवाल एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो सामान्य रहता है, जो सामान्य पैंट शर्ट पहनता है, जो वाकई में अपने आप को फकीर कहता है, जो अपने आप को एक साधारण नेता कह सकता है, ना वो किसी राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चुनाव है, जनता ने मन बना रखा है। देखिए, हम आप चाहे जो शोर मचाएं, लेकिन लोगों ने बंटवारा कर लिया है कि उनको वोट कहाँ देना है। वो इंतजार कर रहे हैं मतदान का। और जी देखिए, कहते हैं कि जो सबक जिंदगी में खाली पेट, खाली जेब जो ये सिखाता है बुरा वक्त, ये कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता। इस प्रदेश ने बहुत सारे दौर देखे हैं, कोरोना काल भी गुजरा है, लोग भूले नहीं हैं। बस ये है कि अब लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो फिजाओं में जहर घोलता है और घर के सारे राज बाहर बोलता है और करता है दावा जिंदगी बदलने का, लेकिन सिक्कों में मेरा जमीर तौलता है। तो ये चुनाव कुछ इसी तरह चल रहा है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए वीरेन जी बाराबंकी इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां से वो अपने इनपुट जनता के साथ बातचीत में उपलब्ध करा रहे हैं। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज के मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि चौथे चरण की 59 सीटें हैं, उस पर क्या मुद्दे हैं और किसकी राह आसान होगी। तो राकेश मोहन मिश्रा लिखते हैं कि चौथे चरण में लखीमपुर खीरी की घटना और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो आकाश दुबे लिखते हैं कि उसी पार्टी के सिर ताज सजेगा जिसका विकास जनता के सामने बोलेगा। तो जावेद हुसैन लिखते हैं कि चौथे चरण में बेरोजगारों और किसानों की फौज मिलने वाली है। मैं सीधे रुख करता हूं आनंद दुबे का। आनंद दुबे जी, लखीमपुर खीरी की घटना आपका पीछा छोड़ नहीं रही है। जनता से भी जो ओपिनियन आ रही है, जो सवाल आ रहे हैं, लोग लखीमपुर खीरी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। ब्रिजेश जी, लखीमपुर में जो भी हुआ था वो दुर्भाग्यपूर्ण था और हमारी सरकार ने उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी थे उनको जेल पहुंचाने का काम किया। जनता ने इसको स्पष्ट रूप से देखा कि कोई भी बाहुबली हो, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में उस पर कोई रियायत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं प्रवक्ताओं को सुन रहा था, सुरेंद्र राजपूत जी को भी और समाजवादी पार्टी और बसपा के जो प्रवक्ता हैं, इन लोगों ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा कहाँ से आया और नफ़रत की बात की और कहा कि सेना के साथ, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि सेना के साथ हमेशा से हमारी पार्टी रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आतंकवाद का मुद्दा इसलिए आया क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ एक आतंकवादी के पिता की तस्वीर है और वो आतंकवादी दोषी ठहराया गया है और उसे सजा हुई है ब्लास्ट की। इसके अलावा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, इसी आजमगढ़ के कुछ आतंकवादी जो हैं वो मारे गए थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही यह बयान आया था कि सोनिया जी को बहुत तकलीफ हुई थी, पूरी रात वो रोई थी, सो नहीं पाई थी और फिर दिग्विजय सिंह उनके दूत बनकर आजमगढ़ पहुंच गए। क्या यह मुद्दा होना चाहिए इस बार? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों ने किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आतंकवाद को और आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले लोगों को बढ़ावा दिया। वही आजमगढ़, इस आजमगढ़ की ब्रांडिंग कभी इसलिए नहीं हो पाई, वहां पर मुबारकपुर क्षेत्र में साड़ियां बनती हैं, वहां पर निजामाबाद क्षेत्र में ब्लैक पॉटरी का काम होता है, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको ब्रांड नहीं किया गया। आजमगढ़ को आतंक के नाम से ब्रांड किया गया और अगर यह ब्रांडिंग हुई तो उस समय किसकी सरकारें थी, कौन लोग थे जो तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आजमगढ़ में इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे थे। आज अगर उसकी बात हो रही है तो ये कह रहे हैं कि आतंकवाद की बात हो रही है। अरे साहब, आप पाकिस्तान, ये कह रहे हैं पाकिस्तान की बात हो रही है। आप बताइए, अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम लिया था या भाजपा ने लिया था? जिन्ना की तुलना जो है वो सरदार पटेल से किसने की थी? वो अखिलेश यादव जी ने की थी। आपको ये बताना है कि 5 सालों में आपके अचीवमेंट्स क्या हैं जी? आपको यह बताना है कि 5 सालों में आपने जनता के लिए क्या किया है। नहीं, बिल्कुल हम बता रहे हैं कि जनता के लिए हमने उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज उसकी संख्या बढ़ा के हमने 59 कर दी। उत्तर प्रदेश में हमने 2 एम्स बनाए। उत्तर प्रदेश में हम 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने एमबीबीएस की सीट 1700 से बढ़ा के 3000 कर दी। उत्तर प्रदेश में हम घर घर जो शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं जी। वेरी गुड। अच्छा, और बताइए जी। ब्रिजेश जी, मैं तो कह रहा हूं उपलब्धियों बताने का वक्त है ये। ब्रिजेश जी, मैं उपलब्धियां ही बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में 2,05,000 सरकारी नौकरी दी गई। हमने उत्तर प्रदेश में 4.25 लाख सरकारी नौकरी दी। बहुजन समाज पार्टी ने 95,000 सरकारी नौकरी दी। तो उत्तर प्रदेश में चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया, भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, हमने डिफेंस कॉरिडोर बनाने का काम किया, हमने पेपिस्को का प्लांट लगाया है, हमने उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया, हमने उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में काम किया। हमने पर ही बात हो। अब मैं दीपक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। दीपक जी, उपलब्धियां बताने के लिए झोला भर है उनके पास और आप पर आरोप है कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मान्यवर, ईश्वर ने, माँ भारती ने इन्हें 2 आंखें दी हैं, लेकिन ये एकांगी हैं, एक ही आंख से देखते हैं। इन्हें औरंगजेब नजर आता है, इन्हें रसखान नजर नहीं आते जो कृष्ण पे पदावली लिखते हैं, जो सूर और मीरा से कमतर नहीं होती। इन्हें अल्लामा इकबाल नजर नहीं आते जो राम को इमाम हिंद कहते हैं। इन्हें अशफाकुल्ला खान नज़र नहीं आते जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए शहादत दे देते हैं। खैर छोड़िए, जिसको भगवान ने दृष्टि दोष से ग्रस्त कर दिया उन पे हम क्या रुकिएगा आनंद जी, मैं दूंगा। नहीं, अभी अब ये लास्ट में अपना बात यस गो अहेड, आप अपनी बात रखें। और दूसरी बात आपके पास क्या है ये बताइए। आप सुनिए ना, कहां हिंदू मुसलमान। अब इनके विकास की बात का आपने देखिए, आप इनके विकास को तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने खोल दिया। 92% उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की
आमदनी घटी है। हाँ, करोड़पतियों की कुछ संख्याएं बढ़ गई हैं जो इनके दोस्त यार हैं। खैर, अरे कैसी मसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। ये विकास की बात करेंगे? इनका विकास विनाशकारी विकास है। यह और एक विभाजन की तस्वीर खींच रहे हैं। चुनाव में आतंकवाद, अगर एक भी आतंकवादी हमारे इस मुल्क में है श्रीमान, तो फिर गृह मंत्री को इसी वक्त इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए। आतंकवाद को रोकने का काम गृह मंत्रालय का है और पीएमओ का है। दोनों इसका मतलब असफल हैं, अक्षम हैं। आईना ये खुद ही नहीं देखते, एक उंगली उठाते तीन इनकी तरफ। अपने आप है और उन्होंने अपने अचीवमेंट्स गिनाए। आप अपने बताइए कि आपको सत्ता क्यों चाहिए? आप क्या कमिट करते हमें हैं? सत्ता, एक सेकंड आनंद जी प्लीज रुकिए। आनंद जी, मुझे जरा इनसे बात करनी है। हमें सत्ता इस मुल्क में लोकतंत्र को बचाने के लिए चाहिए। ऐसी नीति बनाने के लिए चाहिए जिसमें करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़े न बढ़े, लेकिन देश के प्रति व्यक्ति देश की 64% लोगों की आमदनी न घटे। उत्तर प्रदेश के 92% लोग गरीब से गरीब तर न हो जाएं। डॉक्टर एमएच खान, हमें लोगों के होठों की मुस्कान बचानी है। धन्यवाद डॉक्टर एमएच खान। छीन रहे हैं। जनता आपको सत्ता क्यों दे? मायावती को सत्ता क्यों दे? आप मुझे 2 कारण स्पष्ट करो कि इसलिए हमें सत्ता दी जानी चाहिए, क्यों दें? इसलिए देख कि कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया भारतवर्ष में बहन कुमारी मायावती जी की थी। एक एग्जाम्पल दूंगा, आजमगढ़ के हमारे पार्टी के सिटिंग एमपी यादव जी कुछ जमीनों पर कब्जा कर रहे थे। वहां का प्रशासन उनको पकड़ नहीं पा रहा था। पूरे देश में कोई नेता हो तो बताइएगा, अपनी पार्टी के एमपी को घर बुला के और लखनऊ के एसएसपी से कहा कि आइए आपका मेहमान आ गया है, ले जाइए। अपने ही पार्टी के एमपी को जो कानून तोड़ रहा था उसको जेल में भेजने का काम किया। हमने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर काम किया। हमने उर्दू अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया। हमने उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन जब बहन जी सत्ता में थी, भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर इल्जाम लगे। 24 से ज्यादा मंत्री बर्खास्त किए गए या इस्तीफा देना पड़ा था। लोकायुक्ता की जांच हुई थी, सीबीआई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था। उसको भी तो आप अपने सिर पे रखोगे? सुन लीजिए आप, जिस पे आपको लगा उसको बहन जी ने बर्खास्त किया, पार्टी से निकाल दिया। है कौन उनके साथ? भ्रष्टाचारी कोई हो तो बताइए। आज की डेट में किसी को नहीं बख्शा बहन जी ने। जो भी जिसको भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। तो ये आनंद दुबे जो दावा कर रहे थे, इन्होंने बहुत ढेर सारे विकास कार्यक्रम गिनाए, आप इनसे संतुष्ट क्यों नहीं है? वो जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। वो मुंह पे बोल रहे हैं, जनता के बीच में तो दौड़ाए जा रहा है, कुर्ता फाड़ा जा रहा है, नंगे चले आ रहे हैं, भीड़ नहीं जुट रही है, सारी प्रॉब्लम तो आ रही है। तो अब महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम कहां चला गया? 300 का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है जी। दवाइयां कोरोना काल में नहीं मिली है। आपके ही चैनल पे हुआ था, एक परिवार के 8 आदमी मर गए कोरोना में। बहुत बहुत धन्यवाद। न दवा मिली, न इलाज हुआ, न बेड मिला, न अस्पताल मिला जी। ये सारी कमियां जो है जनता समझ रही है। ओके। और आने वाले चुनाव में अब कल परसों में जो यहाँ होगा लखनऊ में, जो दिखाया गया था कि लाशें जो है जलाई जाएंगी। थैंक यू, शुक्रिया, मैंने पर्याप्त समझ दिया। खान साहब अब रुक जाएं आप। सुरेंद्र राजपूत जी, जो प्रश्न मैंने बीजेपी से, समाजवादी पार्टी या बीएसपी से पूछा, वही प्रश्न मैं आपकी तरफ भी प्रस्तुत करता हूं कि आप क्यों उम्मीद करते हैं कि जनता आपको चुने? अगर आपको सत्ता दी गई तो उसके देने के कारण क्या होंगे? आप क्या करेंगे ऐसा जिसकी वजह से आपको लगता है कि सत्ता आपको सौंपी जानी चाहिए? भाई, भारतीय जनता पार्टी वालों ने जीडीपी बढ़ाई है, यानी गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। हम लोग उसको घटाएंगे क्योंकि एक्साइज ड्यूटी हम कम करेंगे। 2014 से पहले की एक्साइज ड्यूटी करेंगे। इन्होंने नौकरियां छीनी हैं, लगभग मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश से 70 लाख प्राइवेट सरकारी सब मिला करके। हम 20 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों का और बाकी सारी नौकरियों की व्यवस्था करेंगे उत्तर प्रदेश में। इन लोगों ने यहां से एमएसएमई सेक्टर को बर्बाद करके बाहर निकाल दिया है। हर तीसरी यूनिट बंद है, हर दूसरी यूनिट बंदी होने के कगार पर है। हम उन यूनिटों को, एमएसएमई यूनिटों को यहां पर लाएंगे, उन्हें उनकी सहायता करेंगे और
और यहां पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इन लोगों ने जिस तरीके के काम झूठ छल कपट से उत्तर प्रदेश को पूरे देश में सबसे गरीब और बीमारू राज्य में नंबर 3 पर कर दिया है। ये लोग कहते हैं साहब हमने सेकंड अर्थव्यवस्था कर दी, और इन्हीं की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सबसे नीचे के 3 गरीब राज्यों में अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। और सबसे बड़ी चीज कि उत्तर प्रदेश में जो पर कैपिटल इनकम है, भारत की पर कैपिटल इनकम से 50% है, बांग्लादेश की से तो छोड़ दीजिए आप। भारत की है लगभग 84,000 और यहां की है 42,000। हम उसको ऊपर बढ़ाने का काम करेंगे। हम उत्तर प्रदेश को विकास, बीजेपी के अचीवमेंट्स जो उन्होंने गिनाए, आप उससे सहमत है या असहमत है? आप बताइए ना, अगर बीजेपी के अचीवमेंट जो इन्होंने गिनाए हैं उससे होते तो उत्तर प्रदेश सबसे बीमारू और गरीब राज्य होता। अगर ये गिनाए होते, अगर इन्होंने अच्छा काम किया होता तो उत्तर प्रदेश में नीति आयोग भारत सरकार का कह रहा है कि स्वास्थ्य में सबसे निचले पायदान पर है उत्तर प्रदेश। भारत का नीति आयोग कह रहा है सबसे गरीब राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का नीति आयोग कह रहा है पर कैपिटल इनकम भारत में सबसे कम है उत्तर प्रदेश की। भारत का नीति आयोग ये भी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है इन्होंने झूठ छल और कपट, और इसीलिए आतंकवाद के पीछे छुप रहे, आतंकवाद के नाम के पीछे छुप रहे। अरे भाई, आतंकवाद में कौन साथ नहीं है भारत सरकार के लिए? ये तो बताए ना ये लोग। ये इनके प्रधानमंत्री जी इतनी निर्लज्ज भाषा का उपयोग उत्तर प्रदेश में कर क्यों रहे हैं? साइकिल को बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। अरुण राजभर जी, आपके गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता क्यों सौंपे? किस लिए चाहिए आपको सत्ता? देखिए, जब तक माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लखनऊ में भी विकास दिखा और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भी विकास दिखा। वो विकास के नाम पर वोट करेंगे। हम किसानों को 15 दिन में गन्ना भुगतान करने की बात कर रहे हैं। किसानों को सभी फसलों पर हम उनको लागत मूल्य देने की बात कर रहे हैं। हम जातिवार जनगणना 6 महीने में कराने की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की बात कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपया प्रति महीना मतदाता पेंशन जो है वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे हैं। तो विकास के नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ललका साड़ जो बाबा जी का है, जो आदित्यनाथ योगी जी ने किसानों के खेत में ललका साड़ छोड़ दिया है, 5 किलो गेहूं अनाज देकर के 5 कुंटल अनाज खराब कर रहे हैं, उनको हम व्यवस्थित करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो आमदनी गरीबों की घटी है उसको बढ़ाने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। महंगाई कम करने के मुद्दे पर जनता में जा रहे हैं। शिक्षा में बेहतरी करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भाईचारा पैदा करने के लिए, जो नफरत की राजनीति हो रही है उसको खत्म करने के लिए जनता में जा रहे हैं। तो जनता भी समर्थन कर रही है। बहुमत से माननीय अखिलेश यादव, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को आशीर्वाद दे रही है और प्रचंड बहुमत से हम सरकार भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लास्ट में आते आते 7वें चरण में आईसीयू में चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी और हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे। शैलेंद्र अग्रहरी जी, आपका क्या मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो ये लोग दावे कर रहे हैं कि हमें सत्ता मिली तो हम ये कर देंगे, आप इनमें से किसका दावा सच के ज्यादा नजदीक पाते हैं? थोड़ा कठिन परीक्षा है आप लोग के लिए। राजनीतिक दल दावे तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है कि उन्हें जनता के सामने अपने घोषणा पत्रों के माध्यम से अपनी बात रखने का एक अवसर होता है, उन लोगों ने रखी है। तो सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में तमाम वायदे किए, पहले भी वायदे किए थे, कुछ वायदे पूरे भी हुए हैं, कुछ वायदे नहीं भी पूरे हुए हैं। मैं नहीं कहूंगा कि 100 के 100 वायदे सभी ने पूरे कर दिए होंगे, और तमाम वायदे पूरे किए, तमाम वायदे पूरे नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य उनके सहयोगी हो, सभी कुछ न कुछ करने के लिए अच्छा, एक बात आप बताओ कि चुनाव को आप एक तरफा मानते हो या बहुत ही क्लोज कंपटीशन है? नहीं, मैं हर चरण को अलग अलग स्थिति में देख रहा हूं। हर चरण अलग अलग स्थिति में है। जहां तक पहले फेज पर, दूसरे तीसरे फेज पर मैंने अपनी बात रखी है, चौथा और पांचवा, छठवां, सातवां फेज अलग तरीके का चुनाव है। चौथे फेज के जातीय समीकरण अलग है, सारी पार्टियां अलग अलग, त्रिकोणीय चुनाव बनता जा रहा है। मैं तमाम लोगों की बातों से मैं अपनी राय भी शुमार करता हूं। तो तीसरे कोण में आप किसको पाते हैं? चौथे में, तीसरे कोण में जो आप कह रहे हैं ट्रायंगुलर है, तीसरे कोण में देखिए, तीसरे कोण में कौन पार्टी बैठी दिख रही है? नहीं, तीसरे कोण की बात मैंने कही कि क्षेत्रों के हिसाब से पार्टियां हैं। जैसे मैंने मथुरा में बहुजन समाज पार्टी की बात की,
तो पश्चिम के कुछ इलाकों में बहुजन समाज पार्टी की बात की, कानपुर में मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा, आगरा के कुछ इलाकों में भी मैंने कांग्रेस पार्टी को देखा। और इसके अलावा मैं ये जो अब लखनऊ का इलाका है, इसमें भी बहुजन समाज पार्टी अवध क्षेत्र में भी इनकार करने लायक नहीं है। संजय उनका जी को प्रदर्शन भी आमंत्रित बहुत करता हूं इस महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में। संजय जी, अब 3 चरण के चुनाव के बाद क्या परिदृश्य उभरते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अवध के क्षेत्र को छोड़ते हुए डीप ईस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रजेश जी, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दूंगा कि जो पहले 2 चरण के चुनाव हुए, उसके बाद जो पॉलिटिकल मैसेजिंग हुई, मुझे लग रहा अखिलेश जी बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे एक रणनीतिक गलती हुई। पहले 2 चरण के चुनाव के बाद उन्होंने जो मैसेजिंग की, तो उस मैसेजिंग से उनका डर सामने आ गया। उन्होंने कहा हम 100 पार कर रहे हैं। कोई भी राजनेता, अखिलेश यादव जैसा सुलझा व्यक्ति, जब इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो, इतना क्लोज चुनाव हो रहा है, तो ऐसे दावे क्यों कर रहा है, मैं इस पे सोच रहा था। और मेरा मानना यह है कि उनसे वो एक मैसेज कर रहे थे, तीसरे चरण को जो यादव पट्टी है उसमें वो एक मैसेज कर रहे थे कि देखो मैं मजबूती से सामने आ रहा हूं और मेरा वोट बैंक विखंडित ना हो। क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत गहरा झटका लगा था पिछली बार तीसरे चरण के चुनाव में, और उस बात को पुख्ता किया करहल उन्होंने। जब मुलायम सिंह जी को करहल लेके गए, तो मेरी बात बिल्कुल पुख्ता हुई कि अखिलेश जी से उनके रणनीतिकारों ने गलती करा दी है, और बीजेपी ने उनको इस मुद्दे पर, जिसको कहते हैं ऑफ गार्ड पकड़ लेना, वो पकड़ लिया। और जब अब बीजेपी इस पूरे चुनाव का टोन और जो ट्रेंड है वो पलटने में लग गई। अब वो राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आई है, आतंकवाद का मुद्दा ले आई है, जो बीजेपी का बहुत स्ट्रांग फोर्टे रहा है। और अब क्या है कि अब अखिलेश जी इन इश्यूज को रिस्पॉन्ड करेंगे। पहले अखिलेश जी इशू सेट कर रहे थे, बीजेपी रिस्पॉन्ड कर रही थी। अब बीजेपी एजेंडा सेट कर रही है और अखिलेश जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बीजेपी को रणनीतिक फायदा हुआ है अखिलेश जी की गलती से, पहली बात जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ऐसा जो एस्पिरेशनल क्लास है, एस्पिरेशनल क्लास में बेरोजगारों को तो सब एड्रेस कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाओं का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, जिस पे मैं मानता हूं कि योगी जी का ट्रैक बहुत अच्छा है, और अपवादों को छोड़ दीजिए तो कानून व्यवस्था पर भी योगी का ट्रैक बहुत अच्छा है। तो उस एस्पिरेशनल क्लास को योगी जी, मोदी जी, बीजेपी की पूरी फोर्स उस क्लास पर कंसंट्रेट कर रही है, जबकि बाकी लोग सिर्फ बेरोजगारों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये जो आधी आबादी है वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, ये मेरा मानना है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। एक जो ये लाभार्थी वोट वर्ग है, ये भी बीजेपी के पक्ष में है जी। क्योंकि अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव होता ना, एक आभासीय दुनिया है ब्रजेश जी। कह रहे बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। चीजें गिना रहे थे ये ओम प्रकाश राजभर जी अभी 6 महीने पहले 20 डिप्टी सीएम और 5 सीएम बना रहे थे। हालत यह है कि जहुराबाद से चुनाव हारने की स्थिति पहुंच चुकी है इनकी। और समाजवादी पार्टी के एक और प्रवक्ता कह रहे थे कि रहीम की, रसखान की, तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके नेता आतंकवादियों के घर क्यों जाते हैं? क्यों नहीं है ब्रिगेडियर उस्मान के घर जाते हैं? क्यों नहीं है वीर अब्दुल हमीद के घर जाते हैं? क्यों नहीं है बाकी लोगों का नाम लेते हैं? घूम फिर के इनको यही दिखता है कि जहां से तुष्टीकरण की राजनीति को बल मिल धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।